हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम क्लास 11th एनसीईआरटी होम साइंस मानव पारिस्थितिकी और परिवार विज्ञान का चैप्टर 2 स्वयं को समझना शुरू कर रहे हैं। आज इस क्लास में हम सिर्फ चैप्टर नहीं पढ़ेंगे बल्कि उन कीवर्ड्स और कोर कंसेप्ट्स को हाईलाइट करेंगे जहां से एग्जामिनर डायरेक्ट क्वेश्चंस बना सकता है। तो पेन और पेपर लेकर बैठिए और नोट्स बनाना शुरू कीजिए। ये जो पिंक पेज आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये हमारी पूरी यूनिट 1 का ब्लूप्रिंट है। नोट कीजिए, इस पूरी यूनिट का जो कोर सेंटर है वो है किशोर अवस्था। किशोर अवस्था 10 से 19 वर्ष तक होती है, जिसमें क्या होता है, जिसमें तीव्र शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक परिवर्तन होता है। होम साइंस टीजीटी पीजीटी के चाइल्ड डेवलपमेंट में किशोर अवस्था पर हर साल प्रश्न आते हैं। इस यूनिट में हम किशोर के पूरे इकोसिस्टम को समझने वाले हैं। यहाँ पे हाईलाइट कीजिए, यह विषय आपके व्यक्तिगत और सामाजिक स्तर की पहचान, आपकी पोषणीय और स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताएं, समय और स्थान के मूलभूत संसाधनों का प्रबंधन, आपके आसपास मौजूद वस्त्र तथा आपके संचार कौशलों आदि विषयों का क्या करता है, अध्ययन करता है। एनसीईआरटी यहाँ पे कह रही है यह विषय आपके आपके मतलब यहाँ पे है किशोर अवस्था से। वो किशोर अवस्था के बारे में बोल रहे हैं क्योंकि जो एनसीईआरटी की बुक होती है 11th में, वो किशोर है ना, वो उस बुक को पढ़ रहे हैं। तो वो उनसे बोल रही है एनसीईआरटी, यह विषय मतलब किशोर अवस्था से बोल रही है, किशोर अवस्था के बच्चों से बोल रही है। आपके व्यक्तिगत और सामाजिक स्तर की पहचान, इसमें मतलब हम क्या क्या पढ़ेंगे, है ना। तो किशोरावस्था के व्यक्तिगत और सामाजिक स्तर की पहचान, आपकी पोषणीय और स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताएं, समय और स्थान के मूलभूत संसाधनों का प्रबंधन, आपके आसपास मौजूद वस्त्र तथा आपके संचार कौशल आदि विषयों का अध्ययन करता है। इस यूनिट का अंतिम अध्याय किशोर जीवन को परिवार और बड़े स्तर पर समाज के साथ जोड़ता है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं हमारा चैप्टर 2 स्वयं को समझना। इसमें 3 खंड दिए हुए हैं, क, ख और ग। तो सबसे पहले हम खंड क पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि अनोखेपन की यह अनुभूति हमें अपने होने का एहसास कराती है, और उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं मैं। अब नेक्स्ट पैराग्राफ में देखिए, यहाँ पर 3 शब्दों का जिक्र है। पहला है हमारा स्वयं, दूसरा पहचान और तीसरा व्यक्तित्व। तो आपको इन तीनों के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। स्वयं क्या होता है, पहचान क्या होती है, व्यक्तित्व क्या होता है। तो स्वयं क्या होता है, स्वयं है आपका खुद का अनुभव। स्टूडेंट्स नोट करिए, स्वयं होता है आपका खुद का अनुभव या इटर्नल परसेप्शन। और पहचान क्या होता है, पहचान है समाज आपको कैसे देखता है और आप समाज में खुद को कैसे प्रोजेक्ट करते हैं। और व्यक्तित्व, व्यक्तित्व आपके गुणों और व्यवहारों का कुल योग है, मतलब टोटल सम ऑफ ट्रेड्स। तो ये चैप्टर आपके चाइल्ड डेवलपमेंट, बाल विकास का बेस है। अगर आपने यहाँ स्वयं और पहचान के फर्क नहीं समझा, तो अगर एग्जाम में आ गया तो हम एक भी नंबर का रिस्क नहीं लेंगे। तो इसलिए हम इसको पूरे एग्जाम पैटर्न के हिसाब से पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पे समझेंगे कि स्वयं क्या है। तो यहाँ पे अब स्टार मार्क कर लीजिए आप। एनसीईआरटी में साफ लिखा है कि वेबस्टर के तीसरे नए अंतरराष्ट्रीय शब्दकोश में 500 प्रविष्टियां हैं जो स्वयं से शुरू होती हैं। अब एग्जामिनर डायरेक्ट संख्या पूछ सकता है कि कितनी एंट्रीज हैं या कितनी प्रविष्टियां हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा, 500 प्रविष्टियां हैं या 500 एंट्रीज है। अब आगे एनसीईआरटी कह रही है कि स्वयं की अनुभूति का अर्थ क्या है, स्वयं का मीनिंग क्या है। तो स्वयं का मीनिंग है यह अनुभव करना कि हम कौन हैं और कौन सी बात हमें अन्य लोगों से भिन्न बनाती है। अब आगे समझते हैं हम।
यहाँ पर क्या क्या करना है, यहाँ पे किशोर अवस्था की बात कर रहे हैं ना हम, तो जो किशोर हैं जो इस बुक को पढ़ रहे हैं उन्हीं के लिए बुक है ना, उन्हीं के लिए है, और वो इस चीज को समझ रहे हैं यहाँ पे कि इसमें एक एक्टिविटी दी हुई है किशोरों के लिए कि मैं से शुरू होने वाले इन वाक्यों को पूरा कीजिए। अब इसमें किशोर अवस्था के जो बच्चे हैं इसमें क्या करेंगे, इसमें 1 से लेकर 10 तक सभी वाक्यों को पूरा करेंगे। अब आगे एनसीईआरटी कह रही है, ऊपर जो एक्टिविटी दी हुई थी उसमें उन्होंने जो लाइनें लिखी हैं, अपने बारे में लिखी हैं, जो कुछ भी लिखी हैं, तो उसमें से जो कुछ लाइनें हैं वो क्या कर रही हैं, वो भौतिक पक्षों को दर्शा रही हैं, और कुछ मानसिक क्षमताएं को दर्शा रही है, कुछ सामाजिक संदर्भों के संबंध में है, और कुछ संभाव्यताओं या क्षमताओं के बारे में लिखी हुई है। अब आप ये करिए, आप अपने नोट्स में 2 कॉलम बनाइए। इधर तो आप लिखेंगे एनसीईआरटी का वक्तव्य या स्टेटमेंट, और इधर आप क्या लिखेंगे, इधर लिखिए स्वयं का आयाम या डायमेंशन। अब आपने 2 कॉलम बना लिए हैं। जो फर्स्ट वाला कॉलम है, मैं यहाँ की बात कर रही हूँ, यहाँ पर नंबर 1 में आप लिखेंगे कि आपके शरीर का वर्णन, मतलब अगर आप अपने शरीर के बारे में वर्णन कर रहे हैं जैसे लंबा, मोटा, छोटा, एटसेट्रा, तो वो किसके अंतर्गत आएगा, तो उसके सामने आप यहाँ पे जो आपने कॉलम बनाया है स्वयं का आयाम या डायमेंशन, वहां पर आप लिखोगे भौतिक पक्ष या फिजिकल एस्पेक्ट। अब नंबर 2 पे आप क्या लिखेंगे, नंबर 2 पे लिखिए आप अनुभूतियां और भावनाएं, जैसे खुश, गुस्सैला, और उसके सामने आप लिखेंगे मानसिक या संवेगात्मक पक्ष, मेंटल इमोशनल एस्पेक्ट। थर्ड नंबर पे हम लिखेंगे दूसरों के साथ संबंध, जैसे बेटा, भाई, छात्रा, है ना, आप कुछ भी हो सकते हैं, किसी का बेटा हो सकते हैं, किसी का भाई हो सकते हैं, छात्रा हो सकते हैं, किसी की बहन हो सकती है। तो इस तरह के जो वाक्य हैं वो किसके अंतर्गत आएंगे, वो आएंगे सामाजिक संदर्भ, सोशल कंटेक्स्ट रोल्स के अंदर। फिर लिखेंगे आप आपकी क्षमताओं या भविष्य की भावनाएं, और उसके सामने आप जहां पे आपने डायमेंशन लिखा है या स्वयं का आयाम लिखा है उसके सामने आप लिखेंगे संभावनाएं, फ्यूचर सेल्फ। जब आप इस तरह से नोट्स बना लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमें किस तरह से इस चीज को समझना है, और एग्जामिनर कैसे भी क्वेश्चन यहाँ से बना के देगा तो आप इजीली कर देंगे। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन बना सकता है। अगर एग्जामिनर देगा एक किशोर खुद को एक अच्छे छात्र के रूप में देखता है, यह स्वयं का कौन सा आयाम है, आपका आंसर क्या होगा बताइए। आपका आंसर होगा सामाजिक या भूमिकाओं के संदर्भ में। अब हम आगे समझते हैं। ये जहां पर मैंने हाईलाइट किया हुआ है वहां पर आप हाईलाइट कर लीजिए, और यहाँ पर लिखिए डबल स्टार मार्क कर लीजिए। ये देखिए यहाँ पे लिखा है व्यक्तिगत स्वयं के वे पक्ष हैं जिनसे केवल आप जुड़े हैं, जबकि सामाजिक स्वयं का अर्थ उन पक्षों से है जहां आप अन्य व्यक्तियों के साथ जुड़े हुए हैं। इनमें आपस में बांटना, सहयोग, समर्थन और एकता आदि शामिल है। तो इसको समझते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पर स्वयं या सेल्फ को 2 भागों में बांटा गया है, इनका फर्क समझिए। पहला तो है हमारा व्यक्तिगत स्वयं, और दूसरा है हमारा सामाजिक स्वयं। तो पहला समझ लेते हैं हम व्यक्तिगत स्वयं क्या है। वो पक्ष जो कि सिर्फ हमसे जुड़ा है या आपसे जुड़ा है, वो क्या है, वो है व्यक्तिगत पक्ष। और जो सामाजिक स्वयं है वो क्या है, वो है कि आप अन्य व्यक्तियों से साथ जुड़े हुए हैं, यानी कि अन्य व्यक्तियों से हम किस प्रकार जुड़े हुए हैं, या अन्य व्यक्तियों के हम साथ जुड़े हैं। पहले में बात हो रही है हमारी अपने आपसी जुड़ाव की, और दूसरी बात हो रही है व्यक्तियों के साथ जुड़ाव की। अब जो हमारा ये सामाजिक स्वयं का स्वयं है, इसके अंतर्गत हमें क्या याद रखना है, हमें इसके कोर एलिमेंट याद रखने हैं, और वो कौन कौन से हैं, बांटना, सहयोग, समर्थन और एकता। अब मैं यहाँ पर आपसे अगर एक क्वेश्चन पूछूं कि सहयोग किस तरह के स्वयं का हिस्सा है, तो आप क्या आंसर दोगे। आप आंसर दोगे सामाजिक स्वयं का। अब यहाँ बच्चे सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। स्व संकल्पना,
यानी कि सेल्फ कंसेप्ट क्या है और स्वाभिमान या सेल्फ स्टीम क्या है, कि स्व संकल्पना क्या है और स्वाभिमान क्या है। तो देखिए यहाँ पे हाईलाइट करिए, स्व संकल्पना एक व्यक्ति का क्या है, विवरण। यह मैं कौन हूं प्रश्न का उत्तर देता है। हमारी इस बात की संकल्पना में हमारी विशेषताएं, अनुभूतियां और विचार और हम क्या करने में सक्षम हैं शामिल होते हैं। जबकि दूसरी तरफ बात करें स्वाभिमान की, तो स्व संकल्पना का एक महत्वपूर्ण पक्ष स्वाभिमान है। उन मान को जिन्हें हम स्वयं अपने लिए तय किया है, के अनुसार हम स्वयं के बारे में क्या सोचते हैं, हमारा स्वाभिमान कहलाता है। काफी सीमा तक यह समाज से प्रभावित होता है। यह एक व्यक्ति का स्वयं मूल्यांकन है। तो इस तरह हमने यहाँ पे समझा कि स्व संकल्पना क्या है और स्वाभिमान क्या है। स्व संकल्पना क्या है, इसका मतलब है अपना विवरण देना या डिस्क्रिप्शन देना कि मैं कौन हूं, और इसमें क्या क्या शामिल होता है। इसमें शामिल होता है विशेषताएं, अनुभूतियां, विचार, क्या करने में सक्षम है, मतलब हमारी क्षमताएं शामिल होती हैं। दूसरी तरफ हम बात कर रहे हैं स्वाभिमान की। इन दोनों का डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है। स्वाभिमान क्या होता है, स्वाभिमान का मतलब है स्वयं मूल्यांकन या खुद का मूल्यांकन करना, खुद के बारे में हम क्या सोचते हैं। और याद रखिएगा, हमारा स्वाभिमान काफी हद तक किससे प्रभावित होता है, समाज या सोसाइटी से प्रभावित होता है। तो आप अपनी नोट्स में दो जगह ये लिखेंगे, एक जगह आप लिखेंगे स्व संकल्पना और दूसरी जगह लिखेंगे आप स्वाभिमान। स्व संकल्पना में आप लिखेंगे कि ये क्या है, यह व्यक्ति का विवरण कि मैं कौन हूं, और इसमें क्या शामिल होता है आप वो भी लिखेंगे, विशेषताएं, अनुभूतियां और विचार और क्षमताएं। और स्वाभिमान में आप क्या लिखेंगे, वहां पर आप लिखेंगे, इसका मतलब होता है स्वयं का मूल्यांकन करना, स्वयं का मूल्यांकन करना, खुद के बारे में सोचना, और ये समाज से क्या होता है, प्रभावित होता है। स्टूडेंट्स आगे चलते हैं अब। तो स्टूडेंट्स आज का प्रश्न है, हमारे गुणों और क्षमताओं का स्व मूल्यांकन या सेल्फ इवैल्यूएशन क्या कहलाता है। ऑप्शन ए स्व संकल्पना या ऑप्शन बी स्वाभिमान। आप अपना आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ये इस चैप्टर का बेहद महत्वपूर्ण पेज है कि पहचान क्या होती है या व्हाट इज आइडेंटिटी। इससे पहले हमने स्व संकल्पना या सेल्फ कंसेप्ट और स्वाभिमान या सेल्फ स्टीम को समझा। अब हम बात करेंगे कि किशोर की पहचान कैसे बनती है और उसके कौन से दो मुख्य आयाम होते हैं। इस पेज पर हर एक की टर्म को ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर जो पहला टर्म है वो है निरंतरता और एक रूपता का भाव। अब यहाँ पे एनसीईआरटी क्या कह रही है, एनसीईआरटी कह रही है हम में से अधिकांश व्यक्ति अपने पूरे जीवन में निरंतरता और एकरूपता का भाव बनाए रख सकते हैं, चाहे उनके जीवन में दशकों से कितने भी बदलाव और निरंतरता में विघ्न आए हों। दूसरे शब्दों में हमारे अंदर पहचान की एक अनुभूति होती है, एक ऐसी अनुभूति जिसे हम पूरे जीवन साथ लेकर चलते हैं। स्टूडेंट्स इस बात को ध्यान से समझिए, हमारी जिंदगी में वक्त के साथ बहुत बदलाव आते हैं। हमारा सारा शरीर बदलता है, पसंद नापसंद बदलती है, पर फिर भी हमारे अंदर एक फीलिंग्स होती है कि मैं वही व्यक्ति हूँ जो पहले था। इसको साइकोलॉजी में निरंतरता और एकरूपता का भाव कहते हैं, और यह भाव हमारी क्या करता है, हमारी पहचान बनाता है। अब इसका दूसरा टर्म देख लेते हैं। दूसरा टर्म है व्यक्तिगत पहचान। यहाँ पर एनसीईआरटी कह रही है व्यक्तिगत पहचान एक व्यक्ति की उन विशेषताओं को संदर्भित करती है जो उसे अन्य से भिन्न बनाती है। अब आते हैं डायरेक्ट एग्जाम ओरिएंटेड क्लासिफिकेशन पर। पहचान के दो मुख्य आयाम हैं। पहला है व्यक्तिगत पहचान, जैसा कि इसमें एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो व्यक्तिगत पहचान इसका मतलब होता है आपके वो अनोखे गुण जो आपको बाकी सबसे बिल्कुल अलग या डिफरेंट बनाते हैं। जैसे आपका कोई विशेष गुस्सा, आपकी ईमानदारी या आपका कोई स्पेशल टैलेंट है। और तीसरा टर्म इसमें दे रखा है सामाजिक पहचान। अब व्यक्तिगत पहचान तो हमने समझ ली, अब हम समझेंगे सामाजिक पहचान।
एनसीईआरटी कह रही है सामाजिक पहचान के बारे में कि इसका अर्थ एक व्यक्ति के वे पक्ष हैं जो उसे समूह से जोड़ते हैं। किससे जोड़ते हैं? समूह से जोड़ते हैं, जैसे व्यवसायिक, सामाजिक या सांस्कृतिक। अब यहाँ पर आप इस लाइन को स्टार मार्क कर लीजिए। जब आप खुद को किसी गुण, धर्म, जाति या प्रोफेशन से जोड़कर देखते हैं तो उसे सामाजिक पहचान कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे एनसीईआरटी के उदाहरण इस बुक में भी दे रखे हैं। जैसे हम यहाँ पर देखते हैं, जैसे यहाँ पे भारतीय होना, गुजराती होना, हिंदू होना, मुस्लिम होना, सिख हो या ईसाई हो, ये सब क्या है? ये एक बड़े समूह से जोड़ते हैं। अब यहाँ पे बात करें, एक शिक्षक, किसान या वकील, ये सब किस पहचान के आयाम हैं? तो ये सब सामाजिक व्यवसायिक पहचान के आयाम हैं। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि एक व्यक्ति खुद को शिक्षक के रूप में बताता है ना? तो शिक्षक के रूप में बताना किस तरह की पहचान है? आपका आंसर होगा सामाजिक पहचान। तो इस तरह से हमारा चैप्टर 2 का क खंड पूरा होता है। इसका निचोड़ या कंक्लूजन ये है कि स्वयं बहुआयामी या मल्टी डायमेंशनल होता है और ये स्थायी नहीं है, बल्कि उम्र के साथ साथ क्या होता है, इसमें इन्फेंसी से एडोलेसेंस तक इसमें बदलाव या चेंज आते रहते हैं। जैसा कि एनसीईआरटी में दिया हुआ भी है कि स्वयं प्रकृति में बहुआयामी होता है। क्या होता है? स्वयं प्रकृति में बहुआयामी होता है। व्यक्ति के शिशु से किशोर अवस्था में विकसित होने के दौरान इस स्वयं में भी क्या होते हैं? चेंजेस होते हैं या बदलाव होते हैं। अब नीचे मुख्य कीवर्ड दिए हुए हैं कि स्वयं, स्वकल्पना, स्वाभिमान, पहचान। अब आप इनका फर्क अच्छे से बता सकते हैं। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे इसका अगला भाग, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था की विशेषताएं। अगर आज की क्लास से आपको कंसेप्ट क्लियर हुए हों तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।